हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सम्राट एजुकेशन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों को क्रॉप प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी फर्स्ट खरीफ क्रॉप का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कुछ कराने वाला हूं। जिसमें पहला क्वेश्चन रहेगा, डेपोक विधि द्वारा नर्सरी कैसे तैयार किया जाता है। तो दोस्तों, जो डेपोक विधि होती है नर्सरी तैयार करने की तीसरी विधि होती है। तो चलिए देखते हैं कैसे तैयार किया जाता है। तो पौधा तैयार करने का तीसरा विधि डेपोक विधि है, जो फिलीपींस में प्रचलित है। डेपोक विधि कहाँ प्रचलित है? फिलीपींस में। इस विधि से पौध बिना मृदा के तैयार किया जाता है। दोस्तों, जो डेपोक विधि होती है, इस विधि में बिना मिट्टी के पौधा को तैयार किया जाता है। बीज को 12-12 घंटे में भिगोने के बाद निकाल कर नम रख कर अंकुरित कर लिया जाता है। अंकुरित बीजों को 0.5 सेंटीमीटर मोटी तह सीमेंट के फर्श पर फैलाकर ऊपर से इसे पॉलीथीन से ढक दिया जाता है। इसको लगातार नम बनाए रखते हैं। पौधा तैयार करने में उर्वरक एवं खाद की आवश्यकता नहीं होती है। 11 से 14 दिन में पौध तैयार हो जाती है। तो इसी विधि से तैयार करने की विधि को क्या कहते हैं? डेपोक विधि। डेपोक विधि क्या आता है दोस्तों? इसमें बिना मिट्टी के धान का पौधा तैयार किया जाता है। कैसे? ये जो विधि है फिलीपींस से प्रचलित है। तो इसमें दोस्तों क्या किया जाता है? बीज को 12-12 घंटे में भिगोया जाता है। भिगोने के बाद उसे निकाल कर उसके नम रख कर अंकुरित कर लिया जाता है। जैसे दोस्तों, गाँव में कुछ लोग होते हैं, बोरे में रख कर उसको नम करते हैं और उसी में वो अंकुरित हो जाता है। तो वह अंकुरित होने के बाद उसे 0.5 सेंटीमीटर मोटी परत सीमेंट के फर्श पर फैलाकर ऊपर से इसे पॉलीथीन से ढक दिया जाता है। दोस्तों, मिट्टी का फर्श नहीं होना चाहिए, तो उसे ऊपर से पॉलीथीन से ढक दिया जाता है। इसको लगातार नम बनाए रखते हैं। दोस्तों, इसमें लगातार नमी देते रहते हैं और पौधा तैयार करने में उर्वरक एवं खाद की भी आवश्यकता नहीं होती है डेपोक विधि से। 11 से 14 दिन में जो धान का पौधा होता है डेपोक विधि से तैयार हो जाता है। तो ये हो गया दोस्तों डेपोक विधि। उम्मीद करते हैं आप लोगों को डेपोक विधि समझ में आई होगी। आगे चलते हैं, देखते हैं संकर मक्का और संकुल मक्का में अंतर। तो संकर मक्का क्या होता है और संकुल मक्का क्या होता है, दोनों में अंतर। तो संकर मक्का का दोस्तों बीज प्रत्येक वर्ष बदलना पड़ता है, अन्यथा उपज में 30% तक गिरावट आ जाती है। संकर मक्के का बीज प्रति वर्ष बदलना पड़ता है, अन्यथा उपज में 30% तक गिरावट आ जाती है। संकुल मक्का में बीज को 3-4 वर्ष तक बिना सार्थक उपज क्षति के उगाया जा सकता है। जो संकुल मक्का होता है, इसे 3-4 वर्ष तक बिना किसी क्षति को उगाया जा सकता है। इसके उपज में कोई चेंज नहीं आएगा। दूसरा पॉइंट, संकर ओज के कारण। दोस्तों, संकर ओज के कारण संकर प्रजातियों की उपज क्षमता लोकल प्रजातियों की अपेक्षा 15% ज्यादा होती है। और संकुल प्रजाति में संकर ओज नहीं होता है, जिसके कारण इनकी उपज क्षमता कम होती है। अगला पॉइंट, संकर प्रजातियों के पौधे छोटे तथा मजबूत होते हैं, जिनके कारण प्रबंध की उत्तम दशाओं में भी फसल गिरने की संभावना कम होती है। जबकि दोस्तों, जो संकुल मक्का होते हैं, इन्हें पौधे अपेक्षाकृत लंबे होने के कारण फसल गिरने की संभावना ज्यादा होती है। अगला पॉइंट, स्थानीय परिस्थितियों के प्रति अनुकूलता कम होती है। दोस्तों, और जो संकुल मक्का होता है, इसका स्थानीय परिस्थितियों के प्रति अनुकूलता ज्यादा होती है। तो यह था संकुल मक्का और संकर मक्के में अंतर। यदि आपको एग्जाम दे दिया संकर मक्का और संकुल मक्का में अंतर, तो आप लोग आसानी से लिख सकते हैं। क्या कि जो संकर मक्का होता है, इसका जो बीज होता है वह प्रत्येक वर्ष बदलना पड़ता है, अन्यथा उपज में 30% तक गिरावट आ जाती है। और संकुल मक्का में बीज को बदलना नहीं पड़ता, 3 से 4 वर्ष तक उसी बीज को बो सकते हैं, उपज में भी कोई चेंज नहीं आएगा। अगला पॉइंट, संकर ओज के कारण संकर प्रजातियों में लोकल प्रजातियों की अपेक्षा 15% तक अधिक उपज प्राप्त होती है। और जो संकुल मक्का होता है, इसमें संकर ओज नहीं पाया जाता, जिसकी वजह से इनकी उपज क्षमता कम होती है। संकर प्रजाति के पौधे छोटे होते हैं और मजबूत होते हैं, जिनके कारण वह गिरते नहीं हैं। और जो संकुल मक्का होते हैं, वह अपेक्षा से ज़्यादा लंबे हो जाते हैं, जिससे वह गिर भी सकते हैं या गिरने की संभावना ज़्यादा होती है। अगला पॉइंट है, स्थानीय परिस्थिति के प्रति अनुकूलता कम होती है, और जो संकुल मक्का होता है, उसका स्थानीय परिस्थिति के प्रति अनुकूलता ज़्यादा होती है। तो यह था संकुल मक्का और संकर मक्का में अंतर। आगे चलते हैं, बाजरे का अर्गट रोग क्या है? बाजरे का अर्गट रोग। तो दोस्तों, ये जो बाजरे का अर्गट रोग होता है, यह कवक के द्वारा फैलता है। तो देखते हैं, कवक द्वारा फैलने वाली एक भयंकर बीमारी है। इसका प्रभाव बाजरे की संकर किस्मों पर अधिक पाया जाता है। बीमारी का प्रकोप बालियों में फूल आने के समय आ जाता है। इसके आक्रमण के समय फूलों में से हल्के गुलाबी रंग का गाढ़ा तथा चिपचिपा शहद जैसा द्रव निकलता है।
जो सूखने के बाद बालियों पर कड़ी परत सी बना देता है, जिसके फलस्वरूप बालियों में दाना नहीं बनता, क्योंकि इस पपड़ी में एक विषैला पदार्थ होता है। इसलिए रोग ग्रसित बालियों को खाने के प्रयोग में भी नहीं लाया जाता। तो इसी को कहते हैं बाजरे का अर्गट रोग। बाजरे का अर्गट रोग क्या होता है? कवक द्वारा फैलने वाला यह एक बीमारी होता है दोस्तों। इसका प्रभाव जो होता है संकर किस्म पर अधिक पाया जाता है। जो बाजरे की संकर किस्म होती है उस पर अधिक पाया जाता है। इस बीमारी के प्रकोप से बाली में फूल आने के समय क्या हो जाता है दोस्तों? शहद जैसा एक चिपचिपा पदार्थ निकलता है, जो सूखने के बाद बालियों पर कड़ी परत सी बना देता है, जिसके फलस्वरूप क्या होता है, जो बाजरे का दोस्तों दाना होता है, सॉरी बाजरे का पौधा होता है, उसमें से दाना नहीं निकलता, दाना नहीं बनता, क्योंकि इस पपड़ी में दोस्तों एक विषैला पदार्थ पाया जाता है। इसलिए रोग ग्रसित बालियों को खाने के प्रयोग में नहीं लाया जाता है। तो यही था बाजरे का अर्गट रोग। आगे चलते हैं। राइजोबियम कल्चर दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। राइजोबियम कल्चर क्या होता है? तो एक पैकेट राइजोबियम कल्चर को बीज के साथ मिलाने के लिए 10% गुड़, एक पैकेट राइजोबियम कल्चर को बीज के साथ मिलाने के लिए 10% गुड़ का घोल 100 ग्राम प्रति गुड़ 1 लीटर पानी में 15 मिनट तक उबाल कर कमरे के तापक्रम पर ठंडा कर लिया जाता है। इस घोल को बीज के ऊपर छिड़क कर बीज के साथ मिलाकर कल्चर इसमें मिला दिया जाता है और बीज को छाया में सुखा लेते हैं। इस प्रकार इस बैक्टीरिया की एक पतली सतह प्रत्येक बीज पर जम जाती है। बीज को अधिक समय तक भी कल्चर मिलाने के बाद नहीं रखना चाहिए। शीघ्र ही इस बीज की बुआई कर देना चाहिए। बो बीज पर उपस्थित राइजोबियम के जीवाणु मृदा में 80 से 100 नाइट्रोजन वायुमंडल में स्थिरीकरण करता है। यह जीवाणु दलहनी फसलों की जड़ों की गांठों में रहता है। दोस्तों इसी को कहते हैं राइजोबियम कल्चर। राइजोबियम कल्चर क्या होता है? इसमें एक पैकेट राइजोबियम कल्चर को बीज के साथ मिलाने के लिए 10% गुड़ का घोल बनाते हैं, जिसको दोस्तों 100 ग्राम गुड़ 1 लीटर पानी में मिलाकर 15 मिनट तक उबाला जाता है। उसके बाद उसे कमरे के तापमान पर ठंडा कर लिया जाता है। इसको घोल को फिर दोस्तों इसका जो घोल हो गया, जो कमरे के तापमान पे ठंडा हो गया, बीज के ऊपर छिड़क देते हैं और बीज के साथ छिड़क कर इसे कल्चर से मिला देते हैं, जिससे क्या होता है, सॉरी मिलाने के बाद इसे छाया में सुखाते हैं। छाया में सुखाने के बाद इस पर बैक्टीरिया की एक पतली सतह या पतली परत जम जाती है। तो दोस्तों इसी को कहते हैं राइजोबियम कल्चर। फिर दोस्तों यह जो बीज तैयार हुआ इसे कल्चर से मिलाने के बाद ज़्यादा देरी तक नहीं रखना चाहिए। शीघ्र ही इस बीज की बुआई भी कर देनी चाहिए। बीज पर उपस्थित राइजोबियम जीवाणु मृदा में 80 से 100 नाइट्रोजन वायुमंडल में स्थिरीकरण करता है। यह जीवाणु दलहनी फसल की जड़ों की गांठों में भी पाया जाता है। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को राइजोबियम कल्चर भी समझ में आया होगा। अब आगे आप लोगों को कुछ बता देते हैं। दोस्तों एग्जाम पूछता है तो थोड़ा थोड़ा आप लोगों को बता देता हूँ एक नंबर का। तो पूछ देगा नेपियर घास की प्रजातियां बताइए। तो नेपियर घास की कौन कौन सी प्रजाति है? पूसा पूसा जाइंट दोस्तों पूरा नाम है इसका। पूसा नेपियर, पूसा नेपियर एक, पूसा नेपियर दो, यनबी 21। दोस्तों ये सब प्रजातियां हैं नेपियर घास की। पी बी एन 87, IGFRI 6। अब दोस्तों IGFRI का पूरा नाम क्या होता है? आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नहीं आएगा तो मैं भी बता दूंगा आप लोगों को। फिर एक है RBN 9। दोस्तों ये थी नेपियर घास की प्रजातियां। तो आप लोगों को नेपियर घास की प्रजातियों को भी समझ में आ गया होगा। तो फिर एक क्वेश्चन पूछ देता है कभी कभी, नेपियर जो हाथी घास या नेपियर घास होता है, इसका पौधरोपण कैसे होता है? तो इसकी हरी घास को पशुओं को काट कर खिलाया जाता है, यह सबको पता है। इसकी खेती शरद तथा ग्रीष्म ऋतुओं में की जाती है। इसका चारा उस समय काम आता है जब अन्य चारे कम मात्रा में उपलब्ध होते हैं। इससे पशुओं के लिए हे भी तैयार किया जाता है। नेपियर घास में ऑक्जेलिक अम्ल की कुछ मात्रा अधिक होती है, अतः ज्वार या लोबिया आदि के साथ मिलाकर पशुओं को खिलाया जाता है। नेपियर घास बुआई के 70 से 80 दिन बाद प्रथम कटाई के लिए तैयार हो जाती है। कटाई के समय एक बात ध्यान रहे कि फसल 1 मीटर से अधिक न बढ़ पाए। पौधे की कटाई भूमि की सतह से लगभग 8 से 10 सेंटीमीटर ऊंची करनी चाहिए। समान अवस्थाओं में प्रतिवर्ष 4 से 6 कटाइयां मिल जाती है। फसल को 2 से 3 साल से अधिक समय तक एक खेत में नहीं रखना चाहिए। तो यह था
हाथी घास या नेपियर घास। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और यदि आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक और व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, मैसेज करके आप लोग इसका पीडीएफ भी ले सकते हैं। धन्यवाद, जय हिंद।